नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। रुद्रपुर में आयोजित विजय संक्रांत रैली में विपक्ष पर तीखे हमले, भ्रष्टाचार पर प्रहार और होगा तेज मोदी। बाबा रामदेव और बालकृष्ण की माफी सुप्रीम कोर्ट में अस्वीकार। रामपुर तिराहा कांड में 3 पुलिस कर्मियों का सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और बड़ा प्रचार होगा। भ्रष्टाचार गरीब और मध्यम वर्ग का हक छीनता है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का हक छीनने नहीं दूंगा। मंगलवार को रुद्रपुर में विजय संक्रांत रैली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में कड़े प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बड़े फैसले के होंगे। हम तीसरी बार आर्थिक शक्ति बनेंगे, इसलिए जनता मोदी को मजबूत करें। मोदी ने मंगलवार को मोदी मैदान में साल 2019 वाले अंदाज में ही लोग देवताओं का उद्घोष करते हुए कुमाऊं में हालचाल पूछने के बाद अपने संबोधन की शुरुआत की। मोदी ने भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार हटाओ कह रहे हैं। विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार बचाओ के साथ भ्रष्टाचार मिटाने पर मुझे धमकियां दी जा रही है, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। जीत के भरोसे के साथ उन्होंने कहा कि 4 जून को परिणाम आने के बाद तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, जिसके साथ ही भ्रष्टाचार पर हमले भी तेज होंगे। ये दिल्ली भ्रामक विज्ञापन मामले पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और एमडी आचार्य राम बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को माफी मांगी। कोर्ट ने उनके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया। दोनों को फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने उनके माफीनामे को दिखावटी बताया। शीर्ष अदालत ने उनके नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने को निर्देश दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ पतंजलि द्वारा अपने उत्पादों की प्रभावकारिता को लेकर विज्ञापन में किए गए बड़े दावों पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कोरोना के दौरान आधुनिक चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी को बदनाम करने पर केंद्र की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठाया। पीठ ने केंद्र से पूछा कि उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय अपनी आंखें क्यों मूंदी रखी। पीठ ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए आगामी सुनवाई 10 अप्रैल पर पेश होने वाले का आदेश दिया है। मंगलवार को भी कोर्ट में निजी रूप से पेश हुए। रामपुर तिराहा कांड में मंगलवार को 2 मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य आंदोलनकारियों का शव गंगा नहर में बहाकर सबूत मिटाने के मामले में आरोपी तत्कालीन झिझाना थाना प्रभारी ब्रज किशोर शर्मा, पुलिसकर्मी एसपी मिश्रा और गजराज ने कोर्ट में सरेंडर करते हुए अपने वारंट रिकॉल कराए। एक मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 अप्रैल की तिथि नियत की थी। वहीं फर्जी हथियार बरामदगी मामले में कोर्ट से सुनवाई की बुधवार को तिथि नियत की गई। पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 1 अक्टूबर 1994 की रात पुलिस ने रोक लिया था। आरोप की पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई से विवेचना करते हुए महिलाओं से दुष्कर्म के 2 मुकदमों में भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। वहीं आंदोलनकारी का शव सबूत मिटाने के इरादे से गंगा नहर में बहाए जाने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवम भारद्वाज ने बताया कि मामले की सुनवाई एससीजेएम पता मयंक जायसवाल की कोर्ट में चल रही है। 29 मार्च को तत्कालीन झिझाना थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। केदारनाथ में मौसम खराब, बर्फबारी जारी। केदारनाथ में इस बार मौसम अनुकूल नहीं लग रहा है। अब जैसे यात्रा तैयारियां शुरू हो रही है, दूसरी ओर अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जुटाने में परेशानियां हो सकती है। एक और डीडीए में लोक निर्माण के मजदूर बर्फ हटा रहे हैं, दूसरी ओर बदलते मौसम के कारण बर्फबारी भी हो रही है। डीडीएमए के मजदूर लगातार केदारनाथ धाम में आवाजाही के रास्तों, हेलीपैड आदि की बर्फ साफ कर रहे हैं। बेस कैंप से केदारपुरी तक आवाजाही के लिए बर्फ हटा ली गई है। कुछ घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए भी रास्ता साफ किया गया है, जिससे अब सामान को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जाएगा। सोमवार रात को केदारनाथ में मौसम खराब हुआ और बर्फबारी भी हुई है। पौड़ी पुलिस ने 6 नशा तस्करों पर लगाया गैंगस्टर। एनआईटी श्रीनगर में इस वर्ष से शुरू होगी पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी उत्तराखंड श्रीनगर में वर्ष 2024-25 से स्नातकोत्तर स्तर पर भौतिकी, रसायन और गणित विषय पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। एनआईटी प्रशासन ने पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। कुछ महीनों पहले एनआईटी उत्तराखंड के बोर्ड ऑफ गवर्नर बीओजी की है बैठक में नूतन वर्ष 2024-25 भौतिकी, रसायन और गणित में पीजी पाठ्यक्रम को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक विषय में 20-20 सीटें निर्धारित की गई, जिसके लिए एनआईटी अपनी प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी भी कर रहा है। योजना को धरातल पर लाने से पहले संस्थान को शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति का इंतजार है। एनआईटी प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रथम चरण में 3 विषयों में पीजी पाठ्यक्रमों की शुरुआत कराया जाएगा, जिसकी संस्थान स्तर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी पर मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें शिक्षकों की कमी है, साथ ही कितने स्कूलों में पर्याप्त संख्या में छात्र छात्राएं नहीं है और कितने स्कूल भवन
जीर्ण शीर्ण हाल में है। कोर्ट ने सरकार को इसकी रिपोर्ट 4 हफ्ते में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ के 292 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के संदर्भ में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगल सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी न्यायमूर्ति राजेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को भी इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी राजेश पांडे ने जनहित याचिका देकर कहा कि इसमें पिथौरागढ़ जिले में 292 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें महज एक शिक्षक हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिसमें छात्र संख्या की संख्या 10, 11, 21 और 24 है, परंतु इसमें शिक्षक नहीं है। कुछ स्कूलों के भवन खस्ताहाल में है तो कभी भी गिर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य पर खेल रही है। याचिका कोर्ट में प्रार्थना की गई है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाए। इजरायली हमले में अमेरिका सहित 5 देशों के राहत कर्मियों की मौत। अमेरिका सहायता समूह वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मचारी गाजा में राहत सामग्री उतारते समय इजरायली हमलों की चपेट में आ गए। हमलों में 7 कर्मियों की मौत हो गई। इजरायल सेना ने जांच कर आदेश दिए। वहीं अमेरिका ने हमले की गलत बताई। ये कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पोलैंड, कनाडा, अमेरिका और फिलिस्तीन के थे। सहायता समूह ने कहा कि कर्मचारी के मारे जाने के बाद वो सहायता परिचालन रोक रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि इस हमले की गंभीरता से जांच करेंगे, लेकिन हमले की बात से इनकार किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रिन वाटसन ने एक्स पर पोस्ट किया और हम इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि राहत कर्मियों की सुरक्षा की जानी चाहिए। हल्द्वानी एसटीएच में अब 30 मिनट में हो जाएगा पथरी का ऑपरेशन। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में पथरी और प्रोस्टेट के जटिल ऑपरेशन अब मात्र 30 मिनट में हो जाएंगे। मरीज के भर्ती होने के बाद 48 घंटे के भीतर ये ऑपरेशन कर दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को यह सुविधा निःशुल्क रहेगी, जबकि गैर आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को बेहद कम शुल्क मात्र 5,000 रुपये खर्च करने होंगे। करीब 2 साल के इंतजार के बाद मंगलवार को एसटीएच में लेजर सर्जरी शुरू हो गई। पहले दिन यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर लक्ष्मणपाल के नेतृत्व में एक डॉक्टरों की टीम ने 12 वर्षीय ढोलक बस्ती निवासी फरहान, 43 वर्षीय हल्द्वानी निवासी नंदी की किडनी से स्टोन और हल्द्वानी निवासी 36 वर्षीय कैलाश की पेशाब की नली से स्टोन लेजर के माध्यम से सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर पाल ने बताया कि तीनों मरीज स्वस्थ हैं। अन्य माध्यमों से जहां स्टोन निकालने में 2 से 3 घंटे लगता है, वहीं लेजर से काम आधे घंटे में बिना चीर फाड़ के हो जाएगा। ऑपरेशन होने पर दूसरे दिन छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल में मात्र 2 दिन भर्ती रहना होगा। टीम में डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर स्वाति उपाध्याय, डॉक्टर कविता कृष्णन के साथ नर्सिंग स्टाफ प्रतिभा व निशा मौजूद रही। पिथौरागढ़ में मृत घोषित हो चुका आरोपी किया गया गिरफ्तार। सीमांत में धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने वारदात के 15 दिन बाद गिरफ्तार किया। हराने के बाद ही आरोपी को 2 साल पूर्व मृत घोषित कर दिया गया था। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी नेपाल में चल रहा था। मुखबिर की सूचना में पत्नी से मिलने पहुंचे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक नगर के गांधी चौक के व्यापारी मोहम्मद अजमल ने 14 अप्रैल 2008 को तहरीर दी कि उनका कहना था उनके यहाँ पुनेरी महर निवासी दिनेश चंद पुनेठा चालक का काम करता था। आरोप के दिनेश ने उनके साथ 2,75,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दिनेश के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 1 वर्ष बाद भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं आया। मार्च 2009 में पुलिस ने आरोपी पर 2,000 का जुर्माना रखा। इसके बाद आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया। वर्ष 2022 में आरोपी की पत्नी की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने में दिनेश की मृत्यु घोषित किया गया था।